तो बहुत दिन से मुझे यही लग रहा था कि रियल एस्टेट पे क्या हो रहा है। इतने जो भाव बढ़ते चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के प्राइस तकरीबन 3 गुना तक पहुंच चुके हैं। तो एक प्रॉपर्टी के पैसे 10 प्रॉपर्टी में लगाए गए और ये जब रेल चलती है तो कमाया जाता है, लेकिन बाद में फंसते लोग। यहाँ पर एक फ्लोर की कीमत 5 करोड़ रुपए है, लेकिन रेंटल 75,000 रुपए आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मिसमैच होता है ये। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि गुड़गांव में कुछ क्रैश आने वाला है जब ऐसे लोग फंसते हैं? ये तुम्हारी इंडस्ट्री भाई इतना झूठ क्यों है? तो क्या ये सही है लोन लेके प्रॉपर्टी लेना या किराए पर रहना? रेंटल वर्सेस अपनी में, तो अब रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड, एक मोटा बात बताइए, आपकी लाइन में इतना झूठ क्यों? तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोगों को दिल्ली में फ्लैट नहीं, घर नहीं मिलता। अच्छा ये बताओ, जो इतना कैश कंपोनेंट जो चल रहा है रियल एस्टेट, इसका क्या इलाज है? ये बताओ कि यहाँ तो 60% रेट इस साल में बढ़े, गुड़गांव उधर फरीदाबाद में कितने बढ़े जनवरी में? आपने और भी कहीं इंडिया में इन्वेस्टमेंट का स्कोप देखा है किधर के? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, मिस्टर राजीव सिक्का। ये रियल एस्टेट एडवाइज़र हैं, एक्सपर्ट है, दिल्ली एनसीआर में काम करते हैं। तो बहुत दिन से मुझे यही लग रहा था कि रियल एस्टेट पे क्या हो रहा है। इतने जो भाव बढ़ते चले जा रहे हैं। गुड़गांव अगर हम देखें तो 2021 में जब लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हुआ, सेकेंड कोविड वेव ख़त्म हुई, उसके एंड से जो मार्केट चलनी शुरू हुई है, तो प्रॉपर्टी के प्राइस तकरीबन 3 गुना तक पहुंच चुके हैं, या 3 गुना। और इसी साल में अभी तक सितंबर तक 60% मार्केट, 50 से 60% मार्केट बढ़ चुकी है। और उसमें मुझे जो क्लोज जिनको मैं जानता हूँ मार्केट से, ये मुझे खबर मिली कि मार्केट में ग्राहक नहीं है, सिर्फ प्राइस ही प्राइस है। बहुत से लोग ओरिजिनल बुकिंग करके बिल्डर्स के पास हाई प्राइस पे कैपेसिटी से ज़्यादा प्रॉपर्टीज बुक करके और अब आगे पेमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि यही था कि बेच देंगे, बीच में ही बेच देंगे पूरी पेमेंट से पहले। तो एक प्रॉपर्टी के पैसे 10 प्रॉपर्टी में लगाए गए और ये जब रेल चलती है तो कमाया जाता है, लेकिन बाद में फंसते लोग। और वही मुझे ऐसा सुनने में आया हो रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना किसी एक्सपर्ट को बुला के उनसे समझें कि सही मायने में क्या हो रहा है। तो आपका स्वागत है राजीव जी। थैंक यू सर। थोड़ा अपने बारे में बताएंगे व्यूअर्स को कि आप क्या करते हैं, कब से रियल एस्टेट में हैं, क्या क्या एरिया आप कवर कर रहे हैं? मेरा नाम राजीव सिक्का है। मैं रियल एस्टेट में लास्ट 4 साल से काम कर रहा हूँ एज अ रियल एस्टेट एडवाइज़र एंड इन्वेस्टर एज वेल। मैं अपनी खुद भी इन्वेस्टमेंट्स करता रहता हूँ एंड मेजॉरिटी ऑफ द एरिया फरीदाबाद है, बट यस पूरे एनसीआर में भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर रिसर्च करके लोगों को गाइड करते हैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि गुड़गांव के भाव औने पौने हिसाब से बढ़े हैं, तो ये बढ़ते कैसे हैं भाव इतने? ये कैसे एकदम जहाँ पे अगर सही मायने में देखा जाए इकोनॉमिक रीज़न कि रेंटल रिटर्न, आज अगर हम बात करें एक प्रॉपर्टी की जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर एक फ्लोर की कीमत 5 करोड़ रुपए है, लेकिन रेंटल 75,000 रुपये आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मिसमैच होता है ये। और ये वजह क्या है इतना बढ़ने की? सर रेंटल रिटर्न हार्डली 1% मिलता है। हाँ। अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो शायद लकी हैं कि उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो 1% से ज़्यादा रेंटल रिटर्न नहीं मिलता। फिर भी लोग, जैसे आपने बताया कि एक प्रॉपर्टी के पैसे से वो 10 प्रॉपर्टी बुक कर लेते हैं। कई बार तो क्लिक कर जाता है, मतलब 10 में से अगर 5 या 6 भी क्लिक कर गई तो वो बंदा खुश हो जाता है कि हाँ जी मैंने बहुत कमा लिया। बट जिस तरीके से प्राइस अभी बढ़ रहे हैं लास्ट 2-3 साल में, 10 में से मुश्किल से एक प्रॉपर्टी में कमा पाता है, बाकी में नहीं कमा पाता और वो फंस जाते हैं। और फिर ना तो बिल्डर को एग्जिट रूट बताता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बढ़ता रहता है और फिर वो एक करेक्शन उसमें आना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये जो बढ़ाया हुआ भाव है, ये थोड़ा सा आपके कहने के हिसाब से आर्टिफिशियल है, सही नहीं है? सर ये आर्टिफिशियल है, बिल्डर ही कई बार इसको करेक्ट कर देता है, जो कि कमीशन कंसल्टेंट्स को, एडवाइजर्स को दिया जा रहा है, वो कमीशन फिर वो कस्टमर को पास ऑन करना शुरू कर देते हैं। ये कस्टमर को कमीशन पास ऑन कर देते हैं, ये क्या बात हुई? अब सपोज करो 25,000 रुपये का रेट है द्वारका एक्सप्रेस वे में। दे आर प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, सुपरफिशियल रेट है। उसमें से अगर मैं कहूँ 5,000 रुपये वो ब्रोकर को पास ऑन कर रहा है, तो ब्रोकर पूरी मेहनत करेगा बेचने के लिए। अब जब जिस समय एक स्टेज आ गई कि भैया कोई इन्वेस्टर कहता है मेरे को एग्जिट चाहिए, किसी और को बेच दो,
तो वो जो कमीशन का पार्ट था उसमें से 2 या 2,500 रुपये कस्टमर को दे के इन्वेस्टर को एग्जिट रूट मिल जाएगा। बट मार्केट में रेट तो 25,000 ही रह गया। पर वो 25,000 सही नहीं है, उस पे कोई बायर नहीं है, क्योंकि 25,000 द्वारका एक्सप्रेसवे का रेट नहीं है। सर द्वारका एक्सप्रेसवे तो बाईपास रोड है गुड़गांव का। हाँ, कोई ऐसा कोई रोड ही रोड है, कुछ ऐसा नहीं है कि 25,000 का रेट वो जस्टिफाई कर पाए वहां पर। ना अभी वहाँ प्रॉपर स्कूल्स है, ना पुलिस स्टेशन है, ना सेफ्टी सिक्योरिटी है, सिर्फ एक रोड है, सिर्फ एक रोड है, और ये भाव को इतना बढ़ा दिया गया है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि गुड़गांव में कुछ क्रैश आने वाला है, जब ऐसे लोग फंसते हैं जहाँ पर सिर्फ रेट ही रेट है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, उसका ग्राहक नहीं है उन रेटों पे, सिर्फ इन्वेस्टर ही इन्वेस्टर है, एवरीबॉडी इज ए सेलर, कोई बायर नहीं है। तो क्या ऐसा अंदेशा है कि हम अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर करेक्शन देखें प्रॉपर्टी के प्राइसेस में? सर करेक्शन भी देखेंगे एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो अपना पैसा वहाँ से निकालना चाहेंगे, क्योंकि वो पैसा तो फंस गया ना। हाँ। तो वो आगे पे कर पाएंगे और ना ही वो उसमें मतलब कंटिन्यू कर पाएंगे। बिल्डर के लिए तो वो कस्टमर है, हाँ। इन्वेस्टर नहीं है। तो करेक्शन सर जी जरूर आएगा। कितना करेक्शन आएगा अंदाजन? एक सर पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं जहाँ पे ऐसे हुए हैं वहाँ पे 20 से 25% का करेक्शन आ जाता है। तो जो लोग रियल एस्टेट में अब घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहली तो ये समझिएगा कि आप टॉप पे घुस रहे हैं, और इस टॉप पे मिनिमम एक एक्सपर्ट के हिसाब से 20 से 25% करेक्शन आता है। मुझे याद है कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था तो 40% तक करेक्शन गई थी। तो अब कितनी होती है, कब होती है, ये देखने की बात है। लेकिन इस टाइम इन्वेस्टमेंट पर्पस या आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदें, थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कीजिए, स्पेशली गुड़गांव, बाकी रीजन की इनसे बात करेंगे कि करेक्शन के बाद लेने में आपको फायदा रहेगा। ऐसा ना हो कि आप टॉप पे घुसे और 3-4 साल आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़े, तो थोड़ा सा दुख हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है तो खुशी होती है, तो एकदम से ऐसा ना हो कि आपकी वैल्यू ही गिर जाए। तो आगे चलते हैं। ये बताओ कि रियल एस्टेट में जब हम मैजिक ब्रेक 99 एकड़ पे जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी डालते हैं, तो ये ब्रोकर लोग झूठ मूठ प्राइस कम लिख के कि ग्राहक अट्रैक्ट हो, फोन आए और फिर बोलते हैं तो बिक गई जी, अब ये वाली अवेलेबल है। तो वो कॉल लेने के लिए कोई चीज को आधे भाव में भी लिस्ट कर देते हैं। ये तुम्हारी इंडस्ट्री भाई इतना झूठ क्यों है, ये समझाओ। सर ये तो फ्री में लीड मिल रही है। हाँ, अगर वैसे किसी प्रॉपर्टी के लिए कोई मतलब डालेगा तो लीड्स नहीं आएंगी गूगल ऐड पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। इस तरीके से उनको फ्री की लीड्स मिल रही हैं और उसके बाद वो कस्टमर बन गया, उसको कुछ ना कुछ तो बेच ही देंगे। पर ये सही है तरीका? ये मैंने कहीं और नहीं देखा। मैं दुबई भी गया हूँ, अमेरिका भी गया हूँ सर। क्या इस तरीके से? ये एनसीआर का ही स्पेशल तरीका है। और हाँ। तो ये दिल्ली एनसीआर की भाई जो प्रॉपर्टी लिस्टिंग होती है ना पोर्टल्स पे, वहां पर ये आलम है कि 99% प्रॉपर्टियां जो लिस्टेड है ब्रोकर से कर रखी है, ओनर बहुत कम है, और वहां पर आपको जो प्राइस लिखी होती है ऐसी होती है कि आपको लगेगा ये तो बड़ा सस्ता मिल रहा है, लेकिन वो सही नहीं होती। उन्हें सिर्फ चाहिए कि आप उन्हें फोन करो, बात करें तो आपको कुछ और वो बेचे। तो उसमें भी बी वेरी केयरफुल। क्या ऐसा भी कोई पोर्टल है जहाँ पे सिर्फ ओनर और सेलर और बायर एक्चुअल कनेक्ट हो विदाउट ब्रोकर? कोई nobroker.com वगैरह? nobroker.com अच्छा है। हाँ। जहाँ पे कोई वो नहीं है, पर वहाँ भी आपको ब्रोकर्स मिलेंगे, मतलब भेज बदल के ब्रोकर आ जाते मिलेंगे। तो उनका कोई सिस्टम नहीं है वेरीफाई करने का? सर वेरीफाई करने का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे एयरबीएनबी पे वेरीफाइड होता है कि जिसकी प्रॉपर्टी है वही लिस्ट करेगा, जिसको रहना है। यहाँ पे तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। वो आते हैं, फोटोग्राफ्स खींच के जाएंगे या सब वीडियोस करके जाएंगे कि प्रॉपर्टी एक्चुअल है, बट उसका बायर एक्चुअल है कि नहीं है, किसी ने कोई उसके डॉक्यूमेंट्स, अलॉटमेंट लेटर, रजिस्ट्री, ऐसा कोई चेक का कोई सिस्टम नहीं है। तो ये गैप है वहाँ, ये गैप है सर। और ओवरऑल एज ए रियल एस्टेट, एज ए इन्वेस्टमेंट, आप क्या एडवाइस करते हैं किसी को जैसे एक अपना घर खरीदना है? अब वो घर खरीदता है, 20 साल 30 साल की ईएमआई कराता है, और अगर 30 साल में उसने 20 साल की या 30 साल की ईएमआई करे, उसकी जवानी तो चली गई ईएमआई भरते हुए। उसको क्या फायदा है कि वो प्रॉपर्टी में इतना टेंशन लेके रखे? एक तलवार टंगी रहती है कि कभी डिफॉल्ट हुआ तो बैंक प्रॉपर्टी बेच देगा, और उसमें चलते लाइफस्टाइल में बड़ी कटौती, यहाँ तक कटौती कि मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं यंग एज में साबुन बेचा करता था, तो जनकपुरी नई कॉलोनी बनी थी, तो वहाँ में एक कम्युनिटी सेंटर मार्केट होती, वहाँ गया तो सब दुकानें बंद थी, एक ही खुली थी ब्रेड अड्डे वाले की।
मैं कहीं दुकानें क्यों बंद है, कहते इतने लोन ले लिए इन्होंने कि अब ये ब्रेड अंडे ही खाते बेचारे, और कुछ नहीं खाते यार। और कुछ नहीं कहते। तो क्या ये सही है लोन लेके प्रॉपर्टी लेना, या किराए पे रहना ठीक है? रेंटल वर्सेस अपनी इन्वेस्टमेंट। सर मेरा तो ये मानना है कि रेंट पे रहना ज़्यादा फायदेमंद है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी अगर 70-75 हज़ार रेंट पे मिलती है तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। 5 करोड़ आप एफडी में भी डालते हो तो 6% रिटर्न मिलता है आज की डेट में, और जो रेंटल तो आपको हार्डली 1% पे मिल जाता है। पर एक चीज यहाँ भूल रहे हैं कि प्रॉपर्टी की जो वैल्यू साथ साथ बढ़ रही है, तो आज 5 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 साल बाद तो 100 करोड़ की होगी, लेकिन आपका तो किराया हर साल बढ़ता गया और आपके नाम कुछ प्रॉपर्टी बनी नहीं। उसका क्या जवाब है? सर आपने 20 साल के लिए प्रॉपर्टी ली, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 करोड़ जब आप पे करोगे, आप करीब 12-12.5 करोड़ रुपए बैंक को पे कर दिया ब्याज के साथ। ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ मनी है, जो आज की डेट में वैल्यू ऑफ मनी है, आपने वो प्रीमियम उसको बैंक को दे दिया। 5 से 6 साल के बाद तो वो वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा ईएमआई देने में। बट शुरू का टाइम जो आप अच्छी कोई और इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, रेंटल घर पे मतलब रेंट के घर पे रहिए और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके अपना कमाइए, या कहीं और बिजनेस में लगा के कमाइए। अपना प्राइम टाइम आप सारे ईएमआई देने में निकाल रहे हो। प्रॉपर्टी बढ़ेगी, चलो मैंने मान लिया बढ़ेगी, ज़रूरी नहीं कि 50 करोड़ जाएगी, बट हाँ 25 से 30 करोड़ चली जाएगी। बट आपने जो पैसा आपके पास था वो लगाया, वो भी तो आपने कमाया ना उसके बाद। और 5 करोड़ की प्रॉपर्टी आज तो आपको नहीं बना के दे रहा, आप इन्वेस्ट करोगे आपको 5 से 6 साल बाद मिलेगा, तब भी तो आप कहीं ना कहीं रेंट पे रहेंगे। तो अभी से क्यों नहीं रहते? तो तैयार प्रॉपर्टी पे आदमी अगर लोन ले ले, रेडी टू मूव इन, तो 75,000 किराए के बजाय 5 करोड़ पे समझो कुछ अपना डालेगा, कितना डालना पड़ता है लोन में? 20 से 25% डालना पड़ता है। 20% अगर डालेगा तो 1 करोड़ अपना डालेगा, 4 करोड़ में उसकी मोटी मोटी 4 लाख की ईएमआई है। 4 लाख की ईएमआई तो यहाँ 75,000 आप भर रहे हो, 4 लाख की ईएमआई भर रहे हैं। तो एक तो वो ईएमआई भरना आज किसके बस की बात है? 4 लाख रुपए। बहुत हाई सैलरी पे कोई होगा, मियाँ बीवी दोनों कमा रहे होंगे 10-10 लाख रुपए, तब तो वो 4 लाख ईएमआई भर सकते हैं। नहीं तो किसी के बस की बात है नहीं प्रॉपर्टी खरीदना। दूसरे वो लोग हैं जिनके पास पैसा सरप्लस है, तो जिनके पास पैसा सरप्लस है वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो इन्वेस्ट करें, वो इन्वेस्ट करें, वो अपना कमाएं। ओके। तो अब रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो भाई मैं तो बड़ा म्यूचुअल फंड का फैन हूँ। मेरी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में जाती है, क्योंकि इक्विटी से ज़्यादा, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था कि शाहरुख खान ने जो अपना मन्नत घर लिया था तो 13 करोड़ का लिया था, और कहीं अखबारों में आर्टिकल है, गूगल पे कर सकते हैं, कि उसकी वैल्यू कोई 200 करोड़ है आज उसके घर की, और अगर वही HDFC के मल्टी कैप फंड में लगाया होता तो 1300 करोड़ होता। कुछ ऐसे अखबार में आर्टिकल आया तो मैंने वीडियो बना दिया, लोगों ने बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स भी आए। तो रियल एस्टेट वर्सेस म्यूचुअल फंड क्या करना चाहिए आदमी को? रियल एस्टेट कितनी रखनी चाहिए? सर दोनों रखना चाहिए। आई वुड सजेस्ट हैव बोथ इन योर बास्केट, प्लस थोड़ा गोल्ड भी ऐड कीजिए। इन्वेस्टमेंट सारी रखिए, क्योंकि सारे सबके सब लिक्विडेशन एक साथ नहीं करोगे आप। आपको पता है कि मार्केट अभी बढ़ने वाला है, म्यूचुअल फंड्स आप निकालना नहीं चाहोगे, रिक्वायरमेंट है। हो सकता है गोल्ड आपको लग रहा है कि अब नहीं बढ़ेगा, जब रिक्वायरमेंट आएगी तो इसमें तीनों में से कोई ना कोई एक आप लिक्विडेट कर पाओगे। तो तीनों में आप इसको मिक्स करके रख सकते हैं। म्यूचुअल फंड में महीने का आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख वटेवर आपको लगता है कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपको अच्छे रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छे रिटर्न्स देगा। बट रियल एस्टेट अगर आप किसी इन्वेस्टर के साथ, मतलब किसी एडवाइज़र के साथ अच्छे से रिसर्च करके करते हैं, तो हो सकता है आपको 2 साल में उससे बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दें। तो अगर परसेंटेज वाइज बात करें, आउट ऑफ 100 कितना परसेंट रियल एस्टेट, कितना म्यूचुअल फंड, कितना गोल्ड होना चाहिए आपके? अराउंड 15 से 20% गोल्ड रखिए, अराउंड 30 से 35% म्यूचुअल फंड, बाकी 50% हम रियल एस्टेट में होना चाहिए। ना रियल एस्टेट के दो हिस्से हैं। कमर्शियल में मैं जाता हूं तो आज अगर मेरे पास पैसा है तो मुझे ऐसी प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी रेंटेड है, मैकडोनल्ड को, KFC, जो बड़े बड़े ब्रांड, और उसपे मुझे 6% कहीं भी चला जाओ पूरे दिल्ली एनसीआर, प्राइम लोकेशन पर चला जाओ, 6% रिटर्न का मुझे तैयार प्रॉपर्टी मिल जाती है। रेजिडेंशियल में 1% है। तो कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में क्या कहेंगे आप एज ए इन्वेस्टमेंट? सर एज ए इन्वेस्टमेंट कमर्शियल रियल एस्टेट बहुत बढ़िया है। अगर आपको प्रीलीज प्रॉपर्टी मिल रही है, आज की डेट में 9 साल से लेकर 15 साल तक की प्रीलीज प्रॉपर्टी मिल जाती है, 6 से 8% का रिटर्न भी उसमें आराम से मिल जाता है, प्लस प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी हो रही है। तो जिसके पास पैसा है वह कमर्शियल में आराम से लगा सकता है। जिसको है कि भैया मेरे को एक रिटर्न आता रहे,
दैट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। तो ये देखिए आपके कमर्शियल रियल एस्टेट में 6% रिटर्न तो आपको अच्छे ब्रांड को चढ़ी हुई 9 साल की लीज, और 9 साल के बाद 15 पर हर 3 साल में 15% का किराया बढ़ता है। और 9 साल बाद जब आप दोबारा रिन्यू करेंगे तो मार्केट रेट पे करेंगे। तो मान लीजिए अगर आज कोई प्रॉपर्टी 10,000 रुपये फुट है, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है रेंटल उसका, या 10,000 स्क्वायर फीट खरीदने में है, उसकी बाइंग प्राइस है, तो 9 साल बाद हो सकता है वो 30,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कमर्शियल एरिया जब चलते हैं और आसपास रेजिडेंशियल अच्छे हैं, जैसे हम जहाँ रहते हैं गैलेरिया मार्केट, ये मुझे याद है कुछ 3 या 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट डीएलएफ ने बेची थी। आज वहाँ तो 1,000 रुपये 1,200 रुपये फुट किराया ही किराया। तो आप समझ लीजिए कैपिटल एप्रिसिएशन कितनी होगी। तो 9 साल बाद जब आप रिन्यू करेंगे लीज को तो वो करंट मार्केट रेट पे होगी, और वहां से आपका 6% रिटर्न बना, बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे तो कई गुना रिटर्न बढ़ जाएगा। तो ये तो हुआ कमर्शियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल में और इन्वेस्ट करना चाहिए अपने घर के अलावा। मेरी तो सोच है भाई घर एक ले लो, रेजिडेंशियल यू आर डन, बाकी का पैसा वहां लगाओ जहां से आपको हर महीने पैसिव इनकम है। डू यू एग्री विद दैट? सर अगर पैसिव इनकम चाहिए तो यस, जैसे हम कमर्शियल में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड्स में जहाँ से हमारे को इनकम आ रही है। रेजिडेंशियल में करना है तो सिर्फ प्लॉट में कीजिए, फ्लैट्स में तो बिल्कुल मत कीजिए। पर मैं प्लॉट में भी क्यों करूं? एक घर ले लिया बहुत है, वो इन्वेस्टमेंट प्लॉट वहां पड़ा है, तो मैं कमर्शियल में इन्वेस्ट करूं जहां से मुझे 6-8% तो आएगा। प्लॉट तो कुछ नहीं दे रहा मुझे। सर देखिए, प्राइस ऑफ लैंड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो कमर्शियल भी बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, बट ये है कि ये आपका ये पूरा प्लॉट आपका है। कमर्शियल में तो आपके पास एक फ्लोर है। हाँ, सपोज करो मैं रेजिडेंशियल की बात करता हूँ, आपने प्लॉट लिया 1 करोड़ का, उसके ऊपर 4 फ्लोर बना के आपने बेचे, विज़ आपने प्लॉट ही रख लिया, जो 4 में अप्रिसिएशन आएगा प्लॉट में 1 में आएगा ना सर। हाँ, तो आपको फायदा तो ही ये फायदा। थोड़ा फर्क है। चलो ये तो हो गई, गुड़गांव की काफी बातें आपने कर ली। एक मोटा मोटा बात बताइए, आपकी लाइन में इतना झूठ क्यों है? भाई बड़ा झूठ बोलते हैं। मुझे याद है एक ब्रोकर, उसके पास कोई बंदा आया कि मेरे को लोअर फ्लोर चाहिए, मेरे पिताजी बुजुर्ग हो रहे हैं, पेरेंट्स बुजुर्ग है, तो थोड़ा लोअर फ्लोर हो, लिफ्ट कभी खराब हो जाए। तो ब्रोकर ने उसको, ब्रोकर के बंदे ने, एम्प्लॉय ने उसको साइन वाइन करा के हाँ जी आपका लोअर कर दिया। और जब डिलीवरी का टाइम आया तो पता लगा उसको 15वां फ्लोर चेप दिया गया। अब वो एम्प्लॉय भी छोड़ जा चुका था, एक बड़ी कंपनी में, नाम नहीं लूंगा ओपन में, यहाँ पर बड़ी ब्रोकरेज फर्म है दिल्ली की, वहाँ ऐसा बहुत होता है कि झूठ सच बोल के स्टाफ को सिखाया जाता है बेचो। ये क्यों है आपकी इंडस्ट्री में इतना भाई? सर कमीशन जितने हाई हैं और मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो लोग कुछ भी करके चाहते हैं कि मैं क्लोज कर लूँ और उसको फंसा दूँ। बहुत बार तो क्या होता है कि जो ओनर है ब्रोकरेज फर्म का, वो सामने ही नहीं आता, कोई तो स्टाफ ने बेचा है। हाँ, स्टाफ बेच के, जैसे आपने बताया, साल 1.5 साल 2 साल बाद जब तक कि उसको पोजीशन मिलेगा, स्टाफ अपना कंपनी चेंज करके चला गया, और ओनर मना कर देता है जी मुझे तो नहीं पता उसने आपको क्या कमिट किया, देखिए फॉर्म में तो ये कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे लोग को क्या करना चाहिए फिर? कंज्यूमर क्या करे, इन्वेस्टर क्या करे, या बायर क्या करे, जिससे अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई और उसको झूठ बोल के ऐसी प्रॉपर्टी चेप दी गई? जो फॉर्म भरा जाए, जो फॉर्म भर के बिल्डर के पास जा रहा है, वो फॉर्म आप भरिए। बहुत बार क्या करते हैं ब्रोकर फर्म्स की, फॉर्म खुद ही भर के साइन करके दे देते हैं। हाँ, मेरा आई ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि जिसका है भैया तुम आके फॉर्म भर दो, बाद में वो बोले कंटेस्ट करने आता है कि नहीं जी ये है सर, ये आपने फॉर्म भरा था, ये आपके साइन है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, कोई भी कस्टमर हो, कंज्यूमर है, वो अपना फॉर्म खुद भरे, खुद साइन करके ही आगे दे। अच्छा, अब एक चीज और हुई कि बिफोर रेरा तकरीबन 1 लाख से ऊपर लोगों को दिल्ली में फ्लैट नहीं मिले, घर नहीं मिले, बिल्डर्स ने डिफॉल्ट किए, कई बिल्डर जेल गए। क्या रेरा के बाद ये कुछ सफाई हुई है? अब डिलीवरी में डिफॉल्ट हो रहे हैं कि बंद हो गया? सर डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बट जो पहले होता था कि वो सालों लग जाते थे, अब वो 6 महीने 1 साल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही एक्सटेंशन होता है। रेरा में उतना ही एक्सटेंशन अलाउड है। अच्छा, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपने संभाल के रखिए, अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, जितनी पेमेंट रिसिप्ट हैं संभाल के रखिए। कहीं भी बिल्डर डिफ़ॉल्ट करता है, आप रेरा में जाके सुनवाई करवा सकते हैं। और कितने टाइम में रेरा में? सर बहुत जल्दी हो जाता है, मैं तो कहूँगा विदिन मंथ्स हो जाता है, वो साल नहीं लगते। अच्छा, तो ये ध्यान करिए कि अब काफ़ी सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई है, डिफ़ॉल्ट कम हो गए हैं, डिले है भी तो बिल्डर को आपको ब्याज देना पड़ सकता है अगर उसकी तरफ से डिले हो।
और रेरा में फैसले जल्दी हो रहे हैं। जल्दी हो रहे हैं। तो रेरा क्या ब्रोकर्स पे भी लागू होता है, आप लोगों के ऊपर भी है? आपने भी लाइसेंस लिया हुआ है? हाँ जी सर, ब्रोकर्स पे भी लागू होता है। ब्रोकरेज फर्म, अगर आप किसी ब्रोकर के साथ डील कर रहे हैं, मेक श्योर कि उसके पास भी रेरा है। ब्रोकरेज फर्म्स को भी रेरा जरूरी है, प्लस उसके पास जीएसटी नंबर भी हो। रेरा और जीएसटी। अब ब्रोकर कोई ऐसा धोखा करे किसी तरह का, उसका भी कंप्लेंट होती है रेरा उसकी भी कंप्लेंट होती है, वो रेरा में जाके आप उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हैं। वेरी नाइस। एक बड़ा मतलब जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत से ब्रोकर खेलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल। नॉर्मल पेपर या नॉर्मल स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट किया और नोटराइज करा के पकड़ा दिया। उससे बेटर मैं सजेस्ट करूंगा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कीजिए, जिसकी जो कोर्ट में सुनवाई जल्दी होगी, जिसकी मान्यता ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हमने स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करवा लिया है। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इज़ जैसे आप रजिस्ट्री के लिए बायर सेलर खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं, कोर्ट में वैसे ही फ़ोटो खींची जाती है। थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं बट आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। अच्छा ये बताओ, जो इतना कैश कंपोनेंट जो चल रहा है रियल एस्टेट में, इसका क्या इलाज है? क्या अभी किसी के पास एक नंबर हो? हालांकि मैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूँ, मेरे तो सारा म्यूचुअल फंड में होता है, पर जहां अगर मैं कभी खरीदने के इतना 2 नंबर पक्के की प्रॉपर्टी नहीं मिलती पूरी, ऐसा है क्या कि फुल चेक की प्रॉपर्टीज की कमी है थोड़ी? आज की डेट में तो ऐसा नहीं है सर। अगर आप फुल वाइट में लेना चाहें, देयर आर बिल्डर्स जो कैश में बिल्कुल डील नहीं करते हैं, आप उनके साथ एकदम फेयर डीलिंग कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। ओके, बुकिंग वर्सेस रेडी टू मूव इन, किस पे लेने में फायदा है? कि हम बुक कराएं तब लें, या जिस टाइम बिल्डर डिलीवरी कर रहा हो, रेडी टू मूव इन हो, तब हमें खरीद लेना चाहिए? सही टाइम क्या है खरीदने का? सर अगर हम इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर को तो बुकिंग टाइम पे फ़ायदा है, और बट उसको वेट करना पड़ेगा, उसको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। अगर हम बात करें कि एज अ एंड यूज़र कि मेरे को अपने रहने के लिए ख़रीदना है, तो जहाँ रेडी टू मूव इन की जो सिचुएशन है, उसे 6-8 महीने साल भर पहले खरीद लीजिए। अच्छा, हाँ। ओसी में कभी अटक जाती प्रॉपर्टी कुछ? क्योंकि बहुत साल पहले हमने एक यहाँ पे सोना में प्लॉट लिया था, वो आज तक भी उसको ओसी नहीं मिला, किसी वजह से अटका हुआ बिल्डर को। कोई 2012 में लिया था, आज 12 साल हो गए। तो ओसी का क्या चक्कर है इनको? अगर आपने 6 महीने पहले लिया और ओसी नहीं मिला तो आप तो फंस गए। तो बेटर है जब ओसी ले तब खरीद लो। सर ओसी लेने के बाद वो रेट बढ़ जाएंगे। आज की डेट में तो मतलब अगर आपको बिल्डिंग दिख रही है, बन रही है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, आपको मना नहीं करता, आप जाके देख भी सकते हो, तो मालूम चल जाता है कि हाँ बिल्डिंग वो बना रहा है, स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहा है। जब वो ओसी अप्लाई कर दे उसके बाद ले लीजिए। और ओसी नहीं मिला तो जनरली अब ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं कि ओसी नहीं मिलेगा। अच्छा, केसेस कम हो। अब ऐसे केसेस जो लफड़े हो हाँ, रखे हैं। आप बिल्डर मतलब जिस भी ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं, वो रिसर्च कर लीजिए कि बिल्डर का बैकग्राउंड कैसा है, इसने क्या क्या प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, और कोशिश कीजिए कि इसका आगे भी कोई प्रोजेक्ट आने वाला हो, वो लास्ट प्रोजेक्ट ना हो। अच्छा ताकि उसका स्टेक अच्छा रहे। हाँ। तो मोटा मोटा व्यूअर्स के लिए लर्निंग ये है कि गुड़गांव मार्केट में क्रैश आने वाला है। 20% की करेक्शन तो ये बोल रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है 40% की भी आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। 3 गुना भाव कोई भरना भाव नहीं होता 1-2 साल के अंदर। तो 40 से 50% मेरा आइडिया है, इनका आइडिया 20% है। तो बी वेरी केयरफुल। अभी गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। इवन एक्चुअल यूजर है तो थोड़ा रुक जाइए। अब चलते हैं फरीदाबाद। बिल्कुल सर। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि फरीदाबाद में अपॉर्चुनिटीज है, जितने रेट यहाँ बढ़े हैं वहाँ नहीं बढ़े हैं। तो एक रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी फरीदाबाद में बहुत है, उसके बारे में जरा बताओ। सर फरीदाबाद अगर हम थोड़ा सा मतलब कुछ साल पहले जाएं तो फरीदाबाद वाज द मेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। सारी इंडस्ट्रीज़ वहीं थी, सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट के रेट भी वहीं थे। बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिकल रीजंस वहाँ पे मतलब रियल एस्टेट क्या बोलें, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सारा डेवलपमेंट गुड़गांव में हुआ। अगर हम 25 साल पहले जाएं, 25 साल पहले गुड़गांव फरीदाबाद से काफ़ी पीछे था, बट आज की डेट पे फरीदाबाद से बहुत आगे है। अब वो टाइम है कि जहाँ फरीदाबाद में भी डेवलपमेंट हो रहा है, और हम लोग डेवलपमेंट सबको दिखाई दे रहा है। द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि गवर्नमेंट वहाँ पे पुश कर रहा है, आई थिंक उतना गुड़गांव में नहीं आ रहा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि दिल्ली से, गुड़गांव से, नोएडा से फरीदाबाद शिफ्ट होना चाहते हैं, बिकॉज एक लोकेशन एडवांटेज फरीदाबाद को मिलता है कि नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव सब इक्वी डिस्टेंस है। आपको कहीं भी जाना है विद इन 1 आवर आप तीनों लोकेशन से पहुंच सकते हो। पर थोड़ा सा जो यहाँ पर अगर क्राउड देखें
तो थोड़ा सा एडवांस है। जैसे जो लोग आए हुए हैं कॉर्पोरेट है, इंडिया के दूसरे शहरों से बहुत लोग आए हुए हैं, तो थोड़ा सा कल्चर यहाँ का गुड़गांव का काफ़ी मॉडर्न है। फरीदाबाद जाके अभी भी एक फीलिंग आती है कि ये गुड़गांव वाली बात नहीं है, वो एक्साइटमेंट, वो वाइब्रेंसी नहीं है। ऐसा क्यों है? सर कल्चर एक दिन में तो यहाँ भी नहीं बना था। अगर हम पहले बात करें तो लोग गुड़गांव को गांव बोलते थे हाँ, आज से 25-30 साल पहले, बट आज की डेट में बिकॉज वो कल्चर यहाँ डेवलप किया गया, टाइम लगेगा, वो फरीदाबाद में भी आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि जितना गुड़गांव में उतना ना आए, बट 70-75% तो फरीदाबाद में भी आएगा। एडजॉइनिंग एरिया है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, क्यों नहीं आएगा सर। तो ये बताओ कि यहाँ तो 60% रेट इस साल में बढ़े, गुड़गांव उधर फरीदाबाद में कितने बढ़े हैं जनवरी से लेकर अभी तक? तो जनवरी से लेकर अभी तक 15 से 20% का इंक्रीमेंट आया है। और 2 सालों में अगर 3 साल 2022, 23 और 23, अगर वो 2021 से बात करें तो ऑलमोस्ट 100% बढ़े हैं, डबल हुए हैं। 2021 से 100%। और आगे क्या लगता है आपको 25-26 2-3 साल में? सर फरीदाबाद में वो रेट्स जनरली 15 से 20% साल का उतना ही बढ़ रहा है, उससे अच्छा, ज़्यादा ऐसी आग नहीं लगी ऐसे जैसी यहाँ आगे लगी। जितना यहाँ पे है उतना नहीं है। तो काफी सेफ है वहाँ पर, आदमी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफ़ी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर, नहर पार काफी अच्छा डेवलप हो रहा है। बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है सर। वहाँ पे सर हिस्ट्री हमेशा सिखाती है जो चीज़ नहीं डेवलप होती है वो बड़े सिस्टमेटिकली डेवलप होती है। गवर्नमेंट उसको बड़ा सिस्टम के साथ, बड़े पॉलिसीज़ के साथ लेके आता है। अब फरीदाबाद का जो ग्रेटर फरीदाबाद एरिया है वो अगर आप देखें बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में डेवलप हो रहा है। जो वो हॉस्पिटल आया एक बड़ा सा, क्या नाम है? अमृता हॉस्पिटल। अमृता हॉस्पिटल, उसका क्या चल गया, चालू है वो एकदम? सर वो चालू है, 25% कैपेसिटी पे चल रहा है। अच्छा, अभी 25%? हाँ, उसी हॉस्पिटल की बात करूँ, उस हॉस्पिटल की को देखा देखी मतलब ग्रेटर फरीदाबाद में नहर पार में मतलब अगले 5-6 साल हर साल 1 लाख से 1.5 लाख आदमी वहाँ आएगा। ओके। वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको होटल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कमर्शियल की रिक्वायरमेंट्स हैं, और जितने एंसिलरीज आ रहे हैं हॉस्पिटल के उन सब के लिए स्टाफ का एकोमोडेशन, डॉक्टर्स का स्टाफ का एकोमोडेशन। सर रियल एस्टेट वहाँ पे बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और क्या इस हॉस्पिटल के अलावा और क्या चीजें वहाँ फरीदाबाद में ऐसी हुई हैं जो एक रियल एस्टेट को बढ़ावा देंगी या इन्वेस्टर को कंसिडर करनी चाहिए? सर ग्रेटर नोएडा से फरीदाबाद को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेटर नोएडा फरीदाबाद 20 मिनट्स से 30 मिनट लगेगा, जो अभी 1.5 से 2 नया घंटे लगता है। एयरपोर्ट कितनी दूर होएगा वो सर 40-45 मिनट्स। फरीदाबाद से? हाँ जी सर। वो एक अलग हाँ, डेवलपमेंट है। वो अलग है। एयरपोर्ट के लिए तो डेडिकेटेड है, ग्रीन हाईवे करके डेडिकेटेड हाईवे है। जो नॉर्मल लोगों के लिए ग्रेटर फरीदाबाद और फरीदाबाद को कनेक्ट, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद को कनेक्ट किया जा रहा है, वो एक अलग हाईवे बन रहा है जो कि ऑलमोस्ट रेडी है। और सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्कूल्स, बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा फरीदाबाद में? सर लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में तो स्कूल जितने भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, एवरीबडी इज है वहाँ? अब तो सब स्कूल्स का प्रेजेंस है वहाँ मॉल, पे। मार्केट, सिनेमा हॉल्स? वो थोड़े कम हैं, जिसकी जो कहूँगा अभी जस्ट डिमांड में है। 5 स्टार होटल कितने हैं फरीदाबाद में? सर एक ही है। तो फरीदाबाद में 5 स्टार होटल एक ही है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ का, और गुड़गांव में कितने होंगे जी? सर गिनती नहीं होगी। गिनती नहीं होगी। तो ये एक बड़ा फर्क है गुड़गांव के, इसीलिए भाव बढ़ रहा है कि फरीदाबाद में 5 स्टार होटल अभी एक ही है। एक ही है। और जितने मॉल गुड़गांव में उतने वहाँ भी नहीं होंगे शायद। नहीं सर उतने नहीं है। उतने वहाँ भी नहीं है। रेस्टोरेंट जितने गुड़गांव में उतने फरीदाबाद में? सर पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, प्लस जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है अभी गुड़गांव में, जैसे आपने बताया कॉर्पोरेट्स हैं तो स्पेंडिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। फरीदाबाद में उतनी भी स्पेंडिंग कैपेसिटी नहीं है, और जिसको चाहिए होता है तो फिर वो ज़्यादातर गुड़गांव या दिल्ली ही। तो कॉर्पोरेट एक्टिविटी वहाँ आ रही है कुछ? जैसे यहाँ पर कॉर्पोरेट्स आने से बहुत सारी वेल्थ क्रिएशन हुई, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, बड़ी सैलरी के लोग आए। मैं लोगों को जानता हूँ 1-1 करोड़ रुपए सैलरीज हैं बड़े कॉर्पोरेट्स में लोगों की। तो ऐसे फरीदाबाद में कुछ है ऐसा? सर फरीदाबाद में अभी कॉर्पोरेट्स नहीं है, बट हाँ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट वो है, बट कॉर्पोरेट लेवल की बात करें वैसे नहीं। बेसिकली एसएमईज हैं ज़्यादा। एसएमईज ज़्यादा है, एसएमईज ज़्यादा है। और जो जॉब, अगर मैं जॉब वाली भी बात करूँ तो वो मिडिल मैनेजमेंट से टॉप मैनेजमेंट के बीच का जो है वो लोग वहाँ पर है वो है। तो फरीदाबाद में अगर आज कोई पैसा लगाए तो आप समझते हैं 15 से 20% एप्रिसिएशन उसको आराम से मिलेगा सर, मिलती रहेगी सालाना। हाँ। अच्छा, आप चलते बाकी जो एनसीआर के हिस्से हैं, नॉर्थ में हो गया, सोनीपत, पानीपत, इस तरफ क्या है? और इधर नया गुड़गांव जो आगे द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुड़गांव, भिवाड़ी तक डेवलपमेंट जा रही है, नीमराना तक जा रही है, इनके बारे में आपका क्या स्टडी है? सर वहाँ
एरिया वो भी अच्छे हैं, आने वाले टाइम में डेवलप होंगे, बट उनको टाइम ज़्यादा लगेगा। जो एग्जिस्टिंग एरियाज़ हैं, अगर वहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है। अगर हम न्यूनाना की बात करें या वहाँ तक इन्वेस्टमेंट जा रही है सर, वो वहाँ पे जाके लोग जो 25 साल पहले या 30 साल पहले गुड़गांव था वो अभी वो है, तो अगले 20 साल 25 साल बाद हम सोच सकते हैं कि वो एरिया भी सेम गुड़गांव की तरह आ जाएगा, बट टाइम लगेगा। अगर आप क्विक रिटर्न्स चाहते हैं 2 साल 3 साल 5 साल, तो प्रॉब्ली वो एरिया अभी उसके लायक नहीं है। तो रियल एस्टेट लिक्विडिटी के हिसाब से भी आज किसी को अगर पैसा चाहिए तो कहते हैं बहुत इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप बेचने जाएंगे तो आपको भाव नहीं मिलेगा और खरीदने जाएंगे तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ये क्या चक्कर है भाई? सर अगर कमर्शियल की बात करूं तो यस, वो लिक्विडेबल, एकदम लिक्विडेट तो नहीं होगा, बट अगर आपके पास प्लॉट है अच्छे एरिया में, वो तो सर रातों रात भी लिक्विडेट हो जाएगा। लोग तैयार हैं जो हाथ के हाथ आपको पैसा देके, कोई भी एसेट ले लें सर हम, हाँ, मतलब अगर हमें रातों रात पैसा चाहिए तो प्लॉट आपको दे सकता है हमारा गोल्ड म्यूचुअल फंड, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं देगी, बट प्लॉट आपको रातों गोल्ड तो बेच सकते हो रातों रात। हाँ म्यूचुअल फंड भी आप एक हाँ, बटन दबाने बटन दबाओगे 2 दिन बाद पैसे मिलेंगे। यहाँ तो आपको अगर चाहिए प्लॉट के लिए तो नहीं, ऐसा आपको तो नहीं है कोई उसी टाइम दे हाँ, देगा, हाँ। इसमें भी 1 महीना 2 महीने का टाइम तो लेता ही है। तो ये कहना गलत है कि रातों रात बयाना मिल जाएगा, बयाना मिल जाएगा रातों रात कि हाँ आपकी प्रॉपर्टी डील हो। सकता है। हाँ हाँ। तो लैंड इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आपने और भी कहीं इंडिया में इन्वेस्टमेंट का स्कोप देखा है किधर के? सर इन्वेस्टमेंट का स्कोप पुणे में भी है। पुणे भी काफ़ी अच्छा एरिया डेवलप हो रहा है, जहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आ रहे हैं, वहाँ भी किए जा सकते हैं। और ये जो नया एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा के पास आ रहा है, वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट स्टडी करी आपने? सर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टडी की थी, बट अभी वहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद अपना अलॉटमेंट के लिए जो रेट्स निकाले हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट रेट से ऑलमोस्ट 50% निकाले हैं। अच्छा, तो वो मार्केट में करेक्शन ग्रेटर नोएडा में एयरपोर्ट के पास काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। अच्छा आया है इसकी वजह Yes, से, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती ये है। अपॉर्चुनिटी हो सकती है। गवर्नमेंट ने 50% में निकाले हैं वहाँ पर, और उस वजह से कुछ रेट वहाँ पर गिरे हैं। तो देखिए, मेरा बहुत अच्छी स्टडी है इसके ऊपर कि जहाँ भी एयरपोर्ट आता है, गुड़गांव एयरपोर्ट आया था उसकी वजह से देखिए गुड़गांव कितना डेवलप हुआ। ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट आ रहा है, बहुत डेवलपमेंट है। बॉम्बे में कौन सा एरिया है एयरपोर्ट आ रहा है? नवी मुंबई। नवी मुंबई। हाँ। बॉम्बे में नवी मुंबई एयरपोर्ट आ रहा है, वहाँ पर अच्छी डेवलपमेंट और अच्छी प्राइस भी मिलेगी, आगे चल के अप्रिसिएशन मिलेगी। पूना में शायद नया एयरपोर्ट आया है, पुणे में एयरपोर्ट है, गोवा में नया एयरपोर्ट है, वहाँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई 1 साल में। तो ग्रेटर नोएडा में अब ये बता रहे हैं कि 50% करेक्शन हुई, तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी है, नोट कर लीजिएगा अगर किसी को वहाँ इन्वेस्टमेंट का मांगा। तो फाइनल, अब आप दुबई भी रहे हैं, वहाँ क्या हाल है प्रॉपर्टी का? सर 2008 के मतलब जो हुआ 2008 में, उसके बाद से वहाँ भी रेरा आ गया है। गवर्नमेंट ने वहाँ भी रेरा इन्फोर्स कर दिया, और वहाँ भी अब बिल्डर्स वो जैसे यहाँ पे पहले होता था, अब वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। और ब्रोकर का भी रेरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन वहाँ, यहाँ तो फिर भी चल जाता है, वहाँ तो बिल्कुल नहीं होता। इट हैज़ टू बी रेरा तो रजिस्टर्ड। दुबई में जो इतनी प्राइस बढ़ी है, वहाँ भी करेक्शन की लग रही है आपको उम्मीद? सर वहाँ तो हर 4 से 5 साल में करेक्शन आता है, आता ही है वहाँ। आता ही आता है। वो साइकिल बन चुका है, हर 4 से 5 साल में करेक्शन आता है। ओवर सप्लाई होती है, करेक्शन आता है, प्राइस बढ़ते हैं। और गवर्नमेंट फिर कुछ नया लेके आते हैं कि हम नया एरिया डेवलप कर रहे हैं, नया कुछ ऑटो एक्सपो कर रहे हैं, या कुछ नया हम एक्सपो कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग फिर आते हैं और फिर वो रेट आगे बढ़ता है। फाइनल थॉट, जैसे मैंने बताया आपकी इंडस्ट्री में झूठ बहुत है। राजीव सिक्का एज ए रियल एस्टेट एडवाइजर कितने % झूठ बोलते हो, कितने % सच बोलते हो? सर 95 और 5 बोलूँगा मैं। अच्छा, 5% झूठ बोलते हो। हाँ। वो भी खत्म क्यों नहीं कर देते यार? वो भी खत्म बहुत धीरे नाम धीरे बनेगा आपका, बिल्कुल क्योंकि सर। जहाँ इतना झूठ चल रहा है वहां पे अगर एक ईमानदार रियल एस्टेट वाला मिल जाए तो वो तो एकदम चमक जाएगा मार्केट में ना, आपका डिफरेंशिएटर हो जाएगा, बिल्कुल सर, आपका नाम हो जाएगा, आपका ब्रांड बन जाएगा। बाकी अगर मैं वैसे बात करूँ, नॉर्मल ब्रोकर के पास जाएंगे तो उल्टा रहेगा, 5% सच होगा, 95% झूठ होगा। 95% झूठ होता है। हाँ। तो इनकी डिटेल है डिस्क्रिप्शन में। आपको फरीदाबाद में कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, वहाँ अपॉर्चुनिटी है। गुड़गांव तो ये भी सलाह दे रहे हैं, मैं भी सलाह दे रहा हूँ, अभी दूर रहिए। ग्रेटर नोएडा अगर आपके कॉन्टैक्ट हो, एसोसिएट हो, तो वो भी आप टच बेस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में राजीव जी के नंबर हैं, ईमेल आईडी है, आप इनसे कांटेक्ट कीजिए। और 95%
सच एडवाइस मिलेगी। मैं कहूँगा भैया मेरे जो चैनल है उनको 100% सच बोलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मना कर देना डील के लिए, हाँ। लेकिन झूठ मत बोलना, ठीक है सर। क्योंकि हमारा चैनल में कहीं भी किसी तरह का झूठ नहीं है। हर चीज जो लाते हैं साफ सुथरी लाते हैं और सच्चाई लाते हैं, सच के अलावा कुछ और नहीं लाते। ठीक है सर। ठीक है, सो थैंक यू बिल्कुल वेरी सर। मच फॉर Thank you, जॉइनिंग sir. अस टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।